एक जहाज, 28 लोग और 634 दिन का ऐसा सफर जो मौत से हर दिन एक नए खेल की तरह था। ठंडी बर्फीली लहरों, खौफनाक तूफानों और जहां पर बर्फ खुद एक दुश्मन बन गई, वहां शैकलटन और उनकी टीम ने इम्पॉसिबल का सामना किया। लेकिन 2 साल अपनी सांसों की जंग लड़ने वाले कैप्टन जब वापिस आए तो ऐसा क्या हुआ कि वो जिंदा बच जाने पर ही अफसोस करने लगे। हर दिन एक नए ट्विस्ट के साथ उन्हें भूख, ठंड और जिंदगी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, एक मिसाल है इंसानी हिम्मत और लीडरशिप की। क्या आप जानना चाहते हैं उनका ये हैरत अंगेज सफर कैसे खत्म हुआ? ये कहानी है दिसंबर 1914 की, जब शैकलटन, जो 40 साल के एंग्लो आयरिश लीडर थे, एक ब्रिलियंट और कैरिस्मेटिक शख्सियत के मालिक थे। उनका गोल था इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। उनका जहाज एंड्योरेंस अपनी टीम के साथ वेडल सी के जरिए एंटार्क्टिका की तरफ बढ़ता है। ये वही शख्स था जो पहले भी ऐसे डेंजरस मिशंस कर चुका था, लेकिन इस मिशन में उनका सामना एक ऐसी प्रॉब्लम से होने जा रहा था जो उनके ज़हनो गुमान में भी नहीं थी। जनवरी 1915 में जब एंड्योरेंस पैक आइस में ट्रैप हो गया, सब कुछ बदल गया। आगे चलने का हर रास्ता ब्लॉक था और वेदर के इंतहाई ठंडे टेम्परेचर ने सिचुएशन को बहुत खतरनाक बना दिया। चिपी मैकन, जो कि शिप के कारपेंटर थे, अपनी डायरी में लिखते हैं कि अगर जल्दी हम इस आइस से बाहर ना गए तो हम कभी जिंदा ही नहीं निकल सकेंगे। अब टीम का सिर्फ एक सहारा था, शैकलटन की लीडरशिप। वो लोग कहते थे जब सब कुछ होपलेस लगता है तो शैकलटन के पास आ जाओ। लेकिन इस बार की सिचुएशन बहुत ही मुख्तलिफ थी। एंड्योरेंस को मैन्युअली मूव करने की कोशिश की गई। 2 दिन तक क्रू ने अपनी जान लगा दी, लेकिन 18 फुट गहरी बर्फ के आगे उनकी कोशिश बेकार पड़ गई। शैकलटन ने शिप को बैकवर्ड या पीछे की तरफ पुश करने का ऑर्डर दिया और फिर उसे रैम करते हुए आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन सिर्फ 400 गज दूर जाने पर ही उनका सफर रुक गया। फरवरी 24, 1915 को शैकलटन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब इस शिप को छोड़ना पड़ेगा और ये उनका विंटर स्टेशन बनेगी। आइस ड्रिफ्ट कर रही थी और उसके साथ साथ एंड्योरेंस भी। क्रू का मोराल बुलंद रखने के लिए शैकलटन ने बहुत सख्त रूटीन्स और डिस्ट्रैक्शंस का प्लान बनाया। लोग सॉकर गेम्स खेलने लगे और शिप के होल्ड को द रिट्स का नाम दिया गया, जहां सब लोग एक कंफर्ट जोन में रह सके। लेकिन हर किसी के दिल में एक सवाल पनप रहा था, क्या हम जिंदा रहेंगे? 1915 में मार्च के महीने तक भी एंड्योरेंस एंटार्क्टिक में फंसी हुई थी और हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आ रहा था उनके लिए। क्रू के साथ शैकलटन का मिशन सिर्फ एक था, जिंदा रहना। आइस ने शिप को चारों तरफ से ढक लिया था और हर गुजरती रात के साथ आइस का प्रेशर और बढ़ता जा रहा था। एक रात शैकलटन ने सुना कि आइस का ग्राइंडिंग साउंड बढ़ता जा रहा है। सुबह तक बर्फ की ऊंचाई 10 फुट तक जा चुकी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी उस खतरे की जो इन लोगों के लिए इंतजार कर रहा था। जुलाई 1915 में एंड्योरेंस की हालत और खराब हो गई। बर्फ का प्रेशर इतना ज्यादा था कि शिप के रडर्स को बहुत नुकसान पहुंच रहा था। शैकलटन ने ऑफिशियली सबको ये बता दिया कि अब उनका जहाज इस बर्फ का कैदी बन चुका है। एंड्योरेंस के आसपास किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। फ्रैंक वाइल्ड, जो शैकलटन के सेकंड इन कमांड था, उनका सपोर्ट बनकर वो टीम को संभालता रहा। लेकिन अब टीम 1200 मील दूर थी, जहां ना कोई इंसानी मदद पहुंच सकती थी और ना ही किसी तरह की कम्युनिकेशन ऑप्शन थी। अक्टूबर 1915 में आइस का अटैक अपने पीक पर जाता है। एक रात शिप को इतना प्रेशर मिला कि वो 30 डिग्री के एंगल पर टिल्ट हो गई। उसी के साथ शिप का हल लीक कर गया और फॉरेन क्रू मेंबर्स ने ब्लैंकेट्स और जो कुछ उनको मिल सकता था उसके इस्तेमाल से इन लीक्स को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। अक्टूबर 27, 1915 को शैकलटन ने एक फैसला लिया जो उनकी लीडरशिप की मिसाल बन गया और वो था शिप को छोड़ देना। शैकलटन ने अपनी टीम को एक सिंपल सा मैसेज दिया, शिप और सामान तो चला गया, लेकिन अब हम घर वापस जाएंगे। उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने लोगों को उम्मीद से भर दिया। लेकिन अपनी प्राइवेट डायरी में उन्होंने ये लिखा, आई प्रे गॉड आई कैन मैनेज टू गेट द होल पार्टी टू सिविलाइजेशन। अब शैकलटन का नया प्लान था पॉलेट आइलैंड, जो 346 मील दूर था। ये एक ऐसे सप्लाई डिपोट का घर था जो सालों पहले वहां पर छोड़ा गया था। लेकिन ये मिशन सिर्फ एक उम्मीद थी, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ टेम्परेरी कैंप का ऑप्शन था जो आइस फ्लोज पर बना था। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इससे भी कैसे बच गए। आइस फ्लोज ने उनकी जान लेने की हर कोशिश की, लेकिन शैकलटन का अगला प्लान उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गया। अब एंड्योरेंस के क्रू का एक नया घर बन गया था।
उनका टेम्परेरी कैंप जो अनस्टेडी और अनप्रेडिक्टेबल आइस फ्लोज पर था। अक्टूबर 1915 से लेकर अगले कुछ महीनों तक ये लोग हर दिन मौत के करीब जिंदगी गुजार रहे थे। शैकलटन की लीडरशिप का सबसे बड़ा काम था इन लोगों का मोराल बनाए रखना, क्योंकि एक छोटी सी नाउमीदी भी लोगों की जान ले सकती थी। फरवरी 1916 में उनका फूड सप्लाई तकरीबन खत्म हो गया था। सील और पेंगुइन के गोश्त को खाकर वो लोग अपना गुजारा कर रहे थे। सील स्टेक्स, स्ट्यूड सील और पेंगुइन का लिवर खाकर वो रोजाना जिंदा रहते। कोकोआ खत्म हो चुका था और चाय भी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए बची थी। शिप के डॉक्टर जेम्स मैकलिन अपनी डायरी में लिखते हैं कि टीम का सब्र आखिरी दर्जे तक टेस्ट होता रहा और कुछ लोग सीक्रेटली शैकलटन के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। मार्च 1916 में शैकलटन ने एक और दर्दनाक डिसीजन लिया, बच जाने वाले कुत्तों को मारकर उनका गोश्त खाकर जिंदा रहने का। ये फैसला उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था जो इन कुत्तों से इमोशनल अटैचमेंट रखते थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये जरूरी था। इसी दौरान वो लोग पॉलेट आइलैंड के करीब आए, लेकिन आइस फ्लोज ने उन्हें इस क्रिटिकल सप्लाई डेपो के पास से ही दूर भगा दिया। अब तक इन लोगों को एंटार्कटिक में फंसे हुए 14 महीने हो चुके थे। फिर भी शैकलटन ने अपने लोगों को नाउमीदी से बचा लिया। उनका एक प्लान था एलिफेंट आइलैंड, जो 100 मील दूर था, लेकिन इस फैसले तक पहुंचने से पहले अप्रैल 9, 1916 को एक बहुत जबरदस्त क्रैक ने उनका कैंप 2 हिस्सों में तोड़ दिया और उन्हें अपनी बोट्स में इमरजेंसी एस्केप करना पड़ा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, अब उनका अगला मुकाबला था जालिम समंदर के साथ। 7 दिन तक उनकी छोटी बोट्स 50 फुट ऊंची लहरों के बीच झटके खाती रही। हर रात 17 घंटों के अंधेरे में जिंदा रहने की कोशिश होती रहती। ठंड और फ्रॉस्ट बाइट ने उनकी फिजिकल हालत को तकरीबन बिगाड़ दिया था, लेकिन नेविगेटर फ्रैंक वॉरली की ब्रिलियंट नेविगेशन उन्हें एलिफेंट आइलैंड तक ले गई। 16 महीने के बाद पहली बार उन लोगों ने जमीन को छुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। एलिफेंट आइलैंड एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां पर जिंदा नहीं रहा जा सकता था। यहाँ पर उनको किसी किस्म की इंसानी मदद ना मिल सकी। शैकलटन का एक ही ऑप्शन बचा था, 800 मील दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक एक सुसाइडल जर्नी करना, जहां एक वेलिंग स्टेशन था। अप्रैल 24, 1916 शैकलटन और उनकी छोटी टीम एक 23 फुट की छोटी सी बोट में एलिफेंट आइलैंड से अपने एक डेस्परेट मिशन का आगाज करते हैं। सिर्फ 6 लोगों के साथ उन्होंने साउथ जॉर्जिया आइलैंड के लिए वो जर्नी स्टार्ट की, जो दुनिया का सबसे खौफनाक समंदर वेडल सी को क्रॉस करती थी। बाकी 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर छोड़ दिए गए, उम्मीद और दुआओं के साथ कि बॉस वापस आएंगे। शुरू के कुछ दिन हाई वेव्स और स्टॉर्म्स ने उनकी बोट को टॉस कर दिया। गेल फोर्स विंड्स और बर्फीली लहरों का असर उनकी बॉडीज पर नजर आने लगा। गीले कपड़े और फटे हुए स्लीपिंग बैग्स सबको एक ही इशारा दे रहे थे, फ्रॉस्ट बाइट का। समंदर का नमकीन पानी पीना और कई दिन सोए बगैर गुजार कर अब वो लोग थक चुके थे। नेविगेटर फ्रैंक वॉरली के पास सिर्फ एक बार सूरज की साइटिंग का मौका मिला, उसके बाद उनको कभी सूरज नहीं दिखा। मई 18, 1916 को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऑड्स के बावजूद उन्होंने साउथ जॉर्जिया आइलैंड के कोस्ट लाइन को देखा, लेकिन वहां पर लैंड करना एक अलग ही टेस्ट था। 2 दिन तक उन्होंने डेंजरस और खतरनाक किनारों को फाइट किया और फिर जाकर एक छोटी सी बे में लैंडिंग पॉसिबल हो सकी। उस वक्त उनकी बोट का रडर टूट चुका था, जैसे डेस्टिनी सिर्फ इस मोमेंट तक उनको लेकर आई हो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी बाकी था। उनका लैंडिंग स्पॉट साउथ जॉर्जिया आइलैंड के उस साइड पर था जहां से वेलिंग स्टेशन काफी दूर था। अब शैकलटन और उनकी टीम को ऐसे ग्लेशियर्स और चोटियों को पार करना था जहां पर कभी इंसान नहीं गया। ये वो जगह थी जहां पहले किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा था। शैकलटन, फ्रैंक वॉरली और टॉम क्रीन, ये 3 लोग अपना सफर शुरू करते हैं। सिर्फ एक रस्सी और कुछ बेसिक टूल्स के साथ उन्होंने एक ऐसी स्लोप पर चढ़ने का फैसला किया जो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था। एक मोमेंट पर जब रात का अंधेरा और धुंध ने उन्हें घेर लिया, उन्होंने एक डेस्परेट गैम्बल लिया। रस्सी को कॉइल करके तीनों लोग एक साथ स्लोप के नीचे स्लाइड करके, यहाँ 1000 फुट की शेयर ड्रॉप थी। नीचे पहुंचने के बाद उनको कुछ चोटें और जख्म तो आए, लेकिन वो जिंदा थे और ये एक मिरेकल से कम नहीं था। 20 मई 1916 को 3 लोग, जिनका हाल सिर्फ उनके कपड़ों की धज्जियां और उनके जिस्मों की हालत से पता चलता था, साउथ जॉर्जिया के वेलिंग स्टेशन में एंटर हुए। शैकलटन को अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ा।
डोंट यू नो मी, माई नेम इज शैकल्टन। और ये सुनकर वो पुराना दोस्त एक तरफ मुड़ा और रोने लगा। 3 दिन के अंदर शैकल्टन एक रेस्क्यू मिशन पर वापस गया अपने लोगों के लिए। 4 दफा फेल्ड अटेम्प्ट्स और 3 महीने गुजर जाने के बाद अगस्त 30, 1916 को एलिफेंट आइलैंड की कोस्ट लाइन पर एक फायर सिग्नल किया गया। शैकल्टन को अभी भी नहीं पता था कि उसके 22 लोग जिंदा हैं या नहीं, लेकिन बीच पर पूरा क्रू इंटैक्ट था, सब लोग जिंदा थे। हर एक इंसान, इतनी बेरहम कंडीशंस के बावजूद वो लोग जिंदा थे। शैकल्टन का रिटर्न प्रूफ था इंसानी विल पावर और लीडरशिप का, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता था। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी ही नहीं, ये एक इंसानी हिम्मत और सैक्रिफाइस की एक मिसाल है जो आज तक दुनिया के लिए एक इंस्पायरेशन बनी हुई है। अर्नेस्ट शैकल्टन का नाम अब तक लीडरशिप और सर्वाइवल के एपिटॉम के तौर पर लिया जाता है।